नमस्कार। सामान्य हिंदी की इस कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। इससे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा वर्ण विचार, जिसके अंतर्गत वर्णमाला, स्वर और व्यंजन के बारे में पढ़ा। आज हम विस्तृत रूप से स्वर के बारे में इस वीडियो में अध्ययन करने जा रहे हैं। ये हिंदी भाषा के आधारभूत तत्व है। हिंदी भाषा को समझने के लिए इन स्वर, व्यंजन और वर्णमाला को अच्छी तरह से समझना होगा। इसलिए इस वीडियो को शुरू से ध्यानपूर्वक देखिए और अंत तक पूरा वीडियो अवश्य देखें। इस वीडियो में हम स्वर से संबंधित विद्यार्थियों की विभिन्न प्रकार की शंकाओं का समाधान करेंगे। स्वर कितने होते हैं, उनके उच्चारण स्थान क्या है, उनके वर्गीकरण क्या है, इसके बारे में जानेंगे। स्वर की परिभाषा होती है स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। यानी कि जिन वर्णों का हम उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से कर पाते हैं वे स्वर कहलाते हैं। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं जो वर्ण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बोले जा सकते हैं। ऐसी ध्वनियां जिनका उच्चारण करने में अन्य किसी ध्वनि की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। स्वरों के उच्चारण में किसी अन्य ध्वनि की सहायता की जरूरत नहीं होती है। बिना किसी बाधा के निरंतर उच्चारण, स्वरों का बिना किसी बाधा के हम निरंतर उच्चारण कर सकते हैं, जैसे आ। पर व्यंजनों का हम इस प्रकार से निरंतर उच्चारण नहीं कर सकते, जैसे क। हर व्यंजन के साथ स्वर का उच्चारण होता है। हम बात करें स्वरों की संख्या। स्वरों की संख्या निम्नानुसार होती है। कुल संख्या 13 मानी गई है। स्वर की संख्या 11, मूल स्वर 4, लघु मात्रा और गुरु मात्रा के आधार पर 2 प्रकार के स्वर माने गए हैं। स्वरों की संख्या 11 ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, इन्हें 11 स्वर माने गए हैं तथा अंग और अ है, इनको मिलाने पर कुल संख्या स्वरों की 13 मानी गई है। इस प्रकार से कुल 13 स्वर माने गए हैं। ऐसे लेकर औ तक स्वरों की संख्या 11 मानी गई है। कुल अंग और अह को मिलाकर, अयोग वाह को मिलाकर कुल 13 मानी गई है। प्यारे विद्यार्थियों, यदि परीक्षा में आपसे पूछा जाए कि स्वरों की संख्या कितनी होती है तो आप इसका उत्तर 11 देंगे। यदि प्रश्न आए कि स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है तो 13। मूल स्वर 4 होते हैं, अ, ई, उ और री, ये 4 मूल स्वर होते हैं। स्वर की मात्रा, व्यंजन के उच्चारणों को स्पष्ट करने के लिए जब व्यंजन के साथ स्वर का योग करते हैं तो स्वर मूल रूप में ना आकर जिस रूप में आता है उस रूप को स्वर की मात्रा कहते हैं। इस स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। आ, ये आ की मात्रा है। यह है आ की मात्रा है। यह ई की मात्रा है। ये बड़ी की मात्रा है। छोटे ओ की मात्रा, बड़े ओ की मात्रा, री की मात्रा, ए की मात्रा, आई की मात्रा, औ की मात्रा, औ की मात्रा। ए स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। ए एक ऐसा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती है, क्योंकि इसी के मेल से हर कोई व्यंजन का उच्चारण होता है। वर्ण के बाद लगने वाली मात्रा है। आ की मात्रा वर्ण के बाद लगती है, बड़ी की मात्रा वर्ण के बाद लगती है, औ की मात्रा वर्ण के बाद लगती है और औ की मात्रा वर्ण के बाद लगती है। देखिए कैसे। नाम, न के बाद आ की मात्रा लगी है। धान, वह वर्ण है, उसके बाद बड़े की मात्रा लगी है। वीर, इसी प्रकार ख के लगी है। खीर, चौर, लौघ, शौक, नौकर। इस प्रकार आ, बड़ी ई, औ और औ की मात्राएं वर्ण के बाद लगती है। वर्ण के पहले लगने वाली मात्राएं, छोटी की मात्रा जो है वो वर्ण के पहले लगती है। देखिए, द के पहले लगी है छोटी की मात्रा दिन, है के लगी है पहले हिरण, निकट। इस प्रकार से ये शब्द छोटी ई की मात्रा लगने से बने हैं। वर्ण के नीचे लगने वाली मात्राएं, छोटे ऊ की मात्रा वर्ण के नीचे लगती है, बड़े ऊ की मात्रा वर्ण के नीचे लगती है। खुश, चुप, गुण। इस प्रकार से ये छोटे ऊ की मात्राएं वर्ण के नीचे लगी है। बड़े ऊ की मात्रा भूल, फूल, खजूर, इन सब में बड़े ऊ की मात्रा भी वर्ण के नीचे लगी है। वर्ण के ऊपर लगने वाली मात्रा, ए, आई, इन दोनों की मात्राएं वर्णों के ऊपर लगती है। र के
छोटे ए की मात्रा लगी है, रेल, शेर, सेब, गैस, पेड़, खैर। इस प्रकार से वर्ण के ऊपर लगने वाली मात्राएं हैं ए और आई की मात्राएं। जब किसी शब्द की शुरुआत स्वर से हो तो वह अपने मूल रूप में आता है। यदि कोई भी शब्द है उसकी हम शुरुआत स्वर के से करते हैं तो वो मात्रिक रूप में ना आकर अपने मूल रूप में आता है। जैसे देखिए, अनार, आम, इमली, उदाहरण, ये सभी शब्द स्वर के साथ शुरुआत हो रही है, इसलिए इनका जो मात्रिक रूप में ना आकर स्वर मूल रूप में आया है, और बाद में यदि कोई स्वर आता है तो वो मात्रिक रूप में ही आता है। जब किसी शब्द में किसी व्यंजन के साथ दो स्वर लगातार आते हैं तो पहला स्वर मात्रिक रूप में तथा दूसरा स्वर मूल रूप में आता है। जैसे बेईमान, गुंजाइश, शुरुआत। जैसे बेईमान शब्द को ले लीजिए, इसमें बेहलम, ए और ई दो स्वर आ रहे हैं। बे व्यंजन के बाद मैं के बाद एक स्वर है, न के बाद ए स्वर है। इस प्रकार से यहां पर बै के बाद, बै व्यंजन वर्ण के बाद ए और ई एक साथ दो स्वर आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है, पहला जो स्वर है उसकी तो मात्रा लग जाती है, तो इस प्रकार से बै के ए की मात्रा लग जाएगी, बे बन जाएगा। और जो दूसरा स्वर है ई, वह इस प्रकार से मूल रूप में ही आ जाएगा, ई। मैं के बाद आ स्वर है तो इसकी मात्रा आ हो जाएगी, और न के बाद ए स्वर है, इसमें मिलने पर ये न हो जाएगा। इस प्रकार जब किसी शब्द में किसी व्यंजन के साथ दो स्वर लगातार आते हैं तो पहला स्वर मात्रिक रूप में हो जाता है और दूसरा अपने मूल रूप में ही रहता है। स्वरों का वर्गीकरण उच्चारण काल के आधार पर। उच्चारण काल के आधार पर स्वर तीन प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों को बोलने में बहुत कम समय लगता है वे स्वर ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ये चार होते हैं, ए, ई, उ, री। इस प्रकार से ह्रस्व स्वर चार माने जाते हैं। दीर्घ स्वर जिन स्वरों को बोलने में ह्रस्व स्वरों से दोगुना समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये निम्न प्रकार है, आ, ई, उ, ए, आई, औ, औ। यानी कि जिन स्वरों को बोलने में जो ह्रस्व स्वरों में समय लगता है उससे दुगुना समय लगता है तो वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। प्लुत स्वर जिन स्वरों को बोलने में ह्रस्व स्वरों से तिगुना समय लगता है वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। इनका प्रयोग होता है किसी को पुकारने में, राम, ओम। प्लुत एक चिन्ह है इस प्रकार का, एस की तरह और तीन की तरह। यह हमेशा दीर्घ स्वर के साथ प्रयोग होता है। इसका उच्चारण थोड़ा लंबा होता है, दीर्घ स्वर से कुछ ज्यादा। इस स्वरों को प्लुत स्वर कहते हैं। जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। जीभ के प्रयोग के आधार पर तीन प्रकार के स्वर होते हैं, अग्र, मध्य, पश्च। सबसे पहले इनकी बारे में जान लेते हैं कि अग्र स्वर कौन से होते हैं, पश्च स्वर कौन से होते हैं और मध्य कौन से होते हैं। अग्र स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्र भाग प्रयोग में आता है उन्हें अग्र स्वर कहते हैं। यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में हम जीभ के अगले भाग का प्रयोग करते हैं वो अग्र स्वर कहलाते हैं। मध्य स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में हम जीभ के मध्य भाग का प्रयोग करते हैं उन्हें मध्य स्वर कहते हैं। पश्च स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में हम जीभ के पिछले भाग का प्रयोग करते हैं उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। इन स्वरों के वर्गीकरण को समझने के लिए एक डायग्राम बनाया गया है। इस डायग्राम को बनाना आप अच्छी तरह सीख लीजिए। इसके आधार पर ही हम स्वरों की सारी विशेषताओं को अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि अग्र स्वर कौन से होते हैं और मध्य स्वर कौन कौन से होते हैं। हम इनके उच्चारण को बोलकर भी समझ सकते हैं
यानी जो जीभ के हमारे अगले हिस्से से बोले जाए, ई, ई, री, ए, आई, अ के बाद ई बोलिए तो आपको पता लगेगा कि वास्तव में इसका उच्चारण कहां से हो रहा है। ई, उ, ओ, आ। तो इस प्रकार से बोलकर भी हम इसका पता लगा सकते हैं और इस डायग्राम के माध्यम से भी हम इसको समझेंगे कि अग्र स्वर कौन से हैं, पश्च स्वर कौन से हैं। तो ये हो गए हमारे अग्र स्वर ई, री, ए, आई। ए हो गया हमारा मध्य स्वर और ये जो बच्चे जो हमारे पश्च स्वर हो गए, उ, ओ, औ, आ, ये हमारे पश्च स्वर है। इस प्रकार से इस डायग्राम से हम स्वरों के जो विभिन्न प्रकार के वर्गीकरण है उनको समझ सकते हैं। ये जो आगे है ये जीभ के अगले हिस्से से बोला जा रहा है, ये जो मध्य जीभ के मध्य हिस्से से बोले जा रहे हैं और ये पीछे वाले जीभ के पश्च यानी पीछे वाले भाग से बोले जा रहे हैं। इस प्रकार से जीभ के प्रयोग के आधार पर इन तीनों स्वरों के वर्गीकरण को हम समझ सकते हैं। ये जीभ के प्रयोग के आधार पर इनका वर्गीकरण है। होठों की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। वृत्तामुखी स्वर जिसमें होठ गोल होते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण के समय होठों की आकृति गोलाकार होती है उन्हें वृत्तामुखी स्वर कहते हैं। ऊ, होठ हमारे गोल हो रहे हैं, ओ, औ। इन सभी स्वरों में हमारे होठ गोल हो रहे हैं, अतः इन्हें हम वृत्तामुखी स्वर कहते हैं। अवृत्तामुखी स्वर होठ गोल नहीं। जिन स्वरों के उच्चारण के समय होठों की आकृति गोलाकार नहीं होती उन्हें अवृत्तामुखी स्वर कहते हैं। आप खुद देख लीजिए कि होठ गोल नहीं हो रहे हैं। आ, ई, री, ए, आई। ये सभी स्वर अवृत्तामुखी है। जिनमें होठ गोल होते हैं वे वृत्तामुखी स्वर होते हैं और जिनमें होठ गोल नहीं होते वे अवृत्तामुखी स्वर होते हैं। अब इनको हम उच्चारण करके भी देख सकते हैं। ऊ, होठ गोल हो रहे वृत्तामुखी स्वर है। आ, ये अवृत्तामुखी स्वर है। इस डायग्राम के माध्यम से भी हम इनको समझेंगे, वृत्तामुखी स्वर कौन से हैं, अवृत्तामुखी स्वर कौन से हैं। इस डायग्राम के माध्यम से हम इनको समझने का प्रयास करते हैं। ये तो हो गए हमारे वृत्तामुखी स्वर, उ, ओ, औ। इनमें होठ गोल हो रहे हैं और ये हो गए हमारे अवृत्तामुखी स्वर। ये हो गए हमारे अवृत्तामुखी स्वर, ई, री, ए, आई, और आ। मुंह खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। समृद्ध स्वर जिन स्वरों के उच्चारण के समय मुंह सबसे कम खुलता है उन्हें समृद्ध स्वर कहते हैं। ई, उ, री ये हमारे समृद्ध स्वर है। ये जो ऊपर वाले हैं ये हमारे समृद्ध स्वर है। समृद्ध यानी मुंह बंद, यानी कम खुलता है इनमें मुंह। ई, उ, आप बोलकर भी देख सकते हैं कि इन स्वरों में सबसे कम मुंह खुलता है। अर्ध समृद्ध जिन स्वरों के उच्चारण के समय मुंह समृद्ध स्वर से थोड़ा ज्यादा खुलता है उन्हें अर्ध समृद्ध स्वर कहते हैं। ए, औ। ये जो मध्य वाले हमारे स्वर है ए और औ, यह अर्ध समृद्ध स्वर कहलाते हैं, यानी कि थोड़ा ज्यादा मुंह इनमें खुलता है। ए, ओ आप उच्चारण करके भी देख सकते हैं। अर्ध विवृत जिन स्वरों के उच्चारण के समय मुंह विवृत स्वर से थोड़ा कम खुलता है उन्हें अर्ध विवृत स्वर कहते हैं। ए, औ ये अर्ध विवृत स्वर है। ये अर्ध विवृत स्वर है हमारे ए, औ और ए। विवृत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण के समय मुंह सर्वाधिक खुला रहता है उन्हें विवृत स्वर कहते हैं। आ उच्चारण करके देख सकते हैं। आ, ये आ हमारा विवृत स्वर है, यानी जिसमें
मुंह अधिक खुला हो। जिसमें मुंह सर्वाधिक खुला रहता है वो विपरीत स्वर कहलाते हैं, और आ हमारा विपरीत स्वर है। अर्ध विपरीत यानी विपरीत के जो नजदीक है ए ऐ ओ वे अर्ध विपरीत। ये समवृत हो गए ई री उ, और इनके जो नजदीक है वो अर्ध समवृत हो गए ए ओ। इस प्रकार से हम मुंह खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कर सकते हैं। अगला हमारा वर्गीकरण आता है उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर भी स्वरों का वर्गीकरण किया गया है कि हमारे मुख्य किन स्थानों से इनका उच्चारण होता है। जिन वर्णों का उच्चारण तालु स्थान से होता है वे तालव्य कहलाते हैं। ई और ई इनका उच्चारण स्थान तालव्य है, और ये हमारे तालु वर्ण है। ई और ई ये हमारे तालु वर्ण हो गए। ओष्ठ है उ उ, ये इधर वाले हमारे हो गए ओष्ठ है, ये हो गए ओष्ठ है उ उ। हम इनका उच्चारण करके भी देख सकते हैं। और जिन वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ और तालु है वो कहलाते हैं कंठ तालव्य। ए आई ये हमारे हो गए कंठ तालव्य। कंठोष्ठ ओ औ ये हमारे हैं कंठोष्ठ। कंठ और होठ से मिलकर जिनका उच्चारण होता है वो कंठोष्ठ कहलाते हैं। ओ औ कंठे या कोमल तालव्य। ए और आ हमारे कंठे या कोमल तालव्य होता है। ये ए और यहां होता है हमारा आ। ये ए और आ हो गए कंठे कोमल तालव्य, यानी हिंदी में उनको कोमल तालव्य भी कहा जाता है क्योंकि कंठ से थोड़ा ऊपर से इनका उच्चारण होता है। आ और कंठ हो गया अ। इसी प्रकार मूर्धन्य री हमारा मूर्धन्य है। ये जो री है वो हो गया हमारा मूर्धन्य। इस प्रकार स्वर वर्णों का उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। और विस्तार से हम उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, उसमें इनको समझ पाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, स्वर के वर्गीकरण से संबंधित यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, और इसके पीडीएफ नोट्स की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से डाउनलोड करके भी आप पढ़ सकते हैं। आगे ऐसे ही और वीडियो लेकर हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।